हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उनके एग्जांपल्स और लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बताया था, जो शूडर फोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा टॉपिक को हम देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो मान लो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको देख लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रुका हुआ पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, या फिर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो उस एंगुलर वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी निकालना आता है, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब फाइंड करना आता है। यहाँ पर सीखेंगे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना। तो देखो इसको निकल जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये ओरिजिन। अब एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी पर, और वो इधर v स्पीड से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है p पर। ये इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर किसी टाइम t पर मूव कर रहा है, t टाइम पर यहाँ पर है इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ रोटेट वगैरह नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है v स्पीड से, रोटेशन वगैरह के कुछ पता नहीं है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कैसे कर सकते हैं, ओमेगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसको लिखेंगे v परपेंडिकुलर अपॉन r। अब v परपेंडिकुलर क्या है इसको देखते हैं। v परपेंडिकुलर मतलब है तो जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। जैसे कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करता है तो ये रेडियस वेक्टर होता है उसका r। ठीक है, और वेलोसिटी ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, r के परपेंडिकुलर। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू डायरेक्टली हम v बाय r लिख देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी पहले से ही परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर की। अब मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं, जैसे इस केस में नहीं है परपेंडिकुलर, ये ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, कितना थीटा एंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे v का r के परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो मुझे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, इधर तो v cos थीटा आएगा और इधर आएगा v sin थीटा। तो जो कंपोनेंट आया v sin थीटा, तो यहाँ पर हम v परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा v sin थीटा अपॉन r, और ये हमारी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो ये ऐसे हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक तो ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया पहला वाला, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। B second, two particles A and B are moving as shown in figure. तो मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल A, यहाँ पर B है। ठीक है, A जा रहा है इस तरफ, ये एंगल चाहे तो अल्फा ले लो, और बी जा रहा है मान लो इधर, ये एंगल बीटा ले लो। ठीक है, इसकी स्पीड v1 ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2, ये v1 से इधर जा रहा है, v2 से इधर जा रहा है अल्फा, और ये बीटा एंगल, और इनके बीच की डिस्टेंस है r, a से b के बीच की डिस्टेंस r है। ट्री डायग्राम है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है रिलेटिव एंगुलर
वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ए से बी को मिलाने वाली लाइन ये है। तो जो वेलोसिटी जो आएगी उस वेलोसिटी को हम लेंगे परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो ए और बी को जो लाइन जॉइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर पहले वेलोसिटी कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा, ये बीटा इधर है तो v2 sin बीटा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा v1 sin अल्फा, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर आ गए। सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, relative velocity of b with respect to a perpendicular to line AB। तो AB लाइन के परपेंडिकुलर पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब इसका वैल्यू। तो B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, और वो भी किसके, AB लाइन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल वाली तो हम निकाल सकते हैं B की निकालना है तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, पर हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर रिलेटिव चाहिए। इस लाइन के परपेंडिकुलर रिलेटिव को क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर b इधर जा रहा है, a इधर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे जैसे v2 sin बीटा, क्योंकि b की निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, v1 sin अल्फा। तो ये आ गया हमारा b परपेंडिकुलर, और a से b की डिस्टेंस है किसके, r के इक्वल, ओमेगा हो जाएगा b का a के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, b परपेंडिकुलर ऑन r, b परपेंडिकुलर ये है v2 sin बीटा v1 sin अल्फा अपॉन r। तो ये हो जाएगा ओमेगा b का a के रेस्पेक्ट में। अगर तुम्हें a का निकालना होता b के रेस्पेक्ट में तो इसको आगे पीछे कर लेते, v1 इधर आ जाता, v2 इधर चला जाता, ठीक है, और आंसर आ जाता। अब मान लो c ले लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, डायग्राम ऐसे ही है, बस इसमें क्या कर रहा हूं मैं, b को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं। ये इधर जा रहा है v2 स्पीड से b टाइम के ऊपर, ठीक है। हमें फिर वापस वो ओमेगा ba फाइंड करना है, मतलब b की एंगुलर वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये हमें v1 है, a से b लाइन को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले a से b लाइन को ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद देखेंगे वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। इसका कंपोनेंट फिर वापस इधर आ जाएगा v1 sin अल्फा, और इसका कंपोनेंट आएगा इधर v2 sin बीटा, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल गई मुझे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा b की a के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया, v2 sin बीटा प्लस v1 sin अल्फा, और ये हमारा आ गया आंसर। क्या करना है, दो पार्टिकल है, दोनों मूव कर रहे हैं, एक की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो पहले दोनों के मिलाने वाली लाइन ज्वाइन करनी है, फिर देखना वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर तो कोई कुछ नहीं करना, अगर परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी तो उस वेलोसिटी का उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, उस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, और फिर उनको उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और हमारा आंसर आ जाएगा ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये समझ में आ गया हो तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालनी है रिलेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वहां से हमारी कोई प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है 29 को टेस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की।
तुम्हें घर पे भी करनी है और यहाँ पर भी हम कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो तुम्हें एक मटेरियल मिला हुआ है कोचिंग की तरफ से मटेरियल मिला है, ठीक है, एक शीट मिली होगी जिस पे सर्कुलर मोशन लिखा होगा, जिसको नहीं मिली है तो वो कोचिंग जाकर लेके आ सकता है मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल शीट होगी, शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और भी एक्सरसाइज हैं। तो यहाँ पर उस एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 के मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन करना। तो जिसके पास मटेरियल है वो उसको ओपन कर ले, लेके बैठ जाए, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा सिर्फ मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन को, सिर्फ रीड करूंगा। तो तुम वहां पर जब मैं रीड कर रहा हूँ तो तुम भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो साथ के साथ मटेरियल में देखकर। और जिसके पास भी नहीं है तो यहाँ से वीडियो देखने से पहले वो तुरंत जाकर कोचिंग से मटेरियल लेकर आ जाए, अगर नहीं लिया है तो लेके आ जाए, तभी फिर आगे क्वेश्चन हम वीडियो देकर उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। इसको हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, मतलब एक कर्व्ड रोड टर्म है जहां पर और नेशनल हाईवेज आर, तो उसकी रेडियस आर दी हुई है, विड्थ दी है उसकी बी, आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय स्मॉल एज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, मतलब बैंक्ड रोड है, मतलब आउटर एज को ऊपर उठाया है इनर एज के रेस्पेक्ट में एज हाइट पर। कार विद वेलोसिटी v कैन पास सेफली ओवर इट, द वैल्यू ऑफ h इज, h की वैल्यू बतानी है। तो उसको बना लेते हैं पहले, ऐसा हमने कुछ डायग्राम बनाया था, तो ये h हाइट इसको रेज किया हुआ है, इसकी विड्थ b है, ये एंगल ऑफ ये कार जा रही है, मान लो कार है v स्पीड से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है, फ्रिक्शन से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा, तो v इक्वल्स टू रूट ओवर r g tan थीटा। म्यू की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला हमारा बना था, ध्यान होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ आर जी। अब यहाँ से देखो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा इस वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाय b, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी b स्क्वायर b अपॉन आर जी। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा 53 में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, a mass m is attached to the end of a rod of length l. The mass goes around a vertical circle path with other end hinged at the center. ठीक है, what should be the minimum velocity of mass at the bottom of the circle so that the mass completes the circle. तो यहाँ पर एक रॉड है ना, एक रॉड है, यहाँ पर एक मास अटैच है इससे, इस जगह पर एम मास, रॉड का मास नहीं दिया हुआ तो इसको मासलेस हम कंसीडर करेंगे। लेंथ एल है इसकी, यहाँ पर इसको कितना वेलोसिटी दें इस मास को इस जगह पर, जिससे ये ऐसे एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले पूरा, ठीक है, ऐसा पूरा एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह से आगे पॉइंट तक जाना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रिंग के केस में तो क्या किया था, स्ट्रिंग के केस में यहाँ पर वेलोसिटी थी हमारे पास पर टेंशन 0 स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पर ये रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, तो ये स्लैक नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी को भी 0 कर सकते हैं इस जगह पर। स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी 0 नहीं कर सकते, वेलोसिटी 0 करेंगे तो सीधी नीचे गिर जाएगी वो पत्थर। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 कर दी तो वो जो मास होगा वो सीधा नीचे आ जाएगा और सर्कल कंप्लीट नहीं होगा अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर दी तो, स्ट्रिंग के केस में। पर रॉड के केस में मैं यहाँ पर वेलोसिटी 0 कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि रॉड ऐसे मास ऐसे नीचे नहीं कर सकता, रॉड के केस में वो ऐसे ही घूमेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 कर दी तो ये वापस ऐसे नीचे ही आएगा सीधा। यहाँ पर वेलोसिटी u, यहाँ पर वेलोसिटी 0, ये l और ये l, टोटल इसकी हाइट हो जाएगी 2l,
ये u, ये v0, ये 12 एंटर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो थर्ड इक्वेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u की जगह u ही होगा, ऊपर जा रहा है एंटर ग्रेविटी माइनस 2g और डिस्प्लेसमेंट 2l के इक्वल, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 4gl, u इक्वल्स टू रूट ओवर 4gl, तो ये आंसर होगा इसका u मिनिमम का यहाँ पर रॉड के केस में। ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग के केस में ये हमारा आंसर था रूट ओवर 5gl, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, यहाँ पर वेलोसिटी रूट ओवर gl होती है हमारी स्ट्रिंग के केस में। रॉड के केस में यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर रूट ओवर 4gl आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना स्ट्रिंग का और रॉड का, इसलिए क्वेश्चन बताया मैं अलग से। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। If the overbridge is concave instead of being convex, the thrust on the rod at the lowest position will be lowest position। तो convex concave समझ सकते थे, ये जो ऐसे ऊपर उभरा हुआ होता है इसको बोलते हैं convex, इसको क्या बोलते हैं convex, और इस तरह से जो बना होता है इसको बोलते हैं हम concave। जैसे दबा हुआ होगा concave होता है, ऐसे बल्ज आउट होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव में डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हमसे ये वाला पूछा है और इसका लोवेस्ट पॉइंट मतलब ये लोवेस्ट है। तो थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोवेस्ट पोजीशन विल बी, तो कोई व्हीकल अगर मूव कर रहा है, ऐसे गाड़ी जा रही है, लोवेस्ट पॉइंट पे थ्रस्ट मतलब ये इस सरफेस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ग्राउंड जो सरफेस है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ये नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो मतलब एक तरह से मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, नॉर्मल रिएक्शन की। तो इस पर देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इधर mg, ठीक है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स सेंटर इस तरफ होगा, क्योंकि सर्कुलर इस तरह से बनता है तो सेंटर ऊपर भी होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, n माइनस mg, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर n माइनस mg, ये किसके इक्वल होगा, m v स्क्वायर बाय r के। मुझे इस पर नेट फोर्स बताया, नॉर्मल रिएक्शन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg उधर चला जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहाँ पर, इस वाली जगह पर। मान लो अगर हमसे कॉन्वेक्स वाला क्वेश्चन पूछ लेते, इस जगह पर होता नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, mg नीचे सेंटर की तरह होता। इस केस में नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता, mg माइनस n, क्योंकि mg सेंटर की तरफ लगा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे और ये अवे फ्रॉम सेंटर लग रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे, तो mg माइनस n और ये किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में, ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में। यहाँ पर ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगता है, मतलब जो सरफेस होगी उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। इस वाले केस में इस वाले सरफेस पर फोर्स कम लगेगा। देखो मुझे तुम्हारी गाड़ी मान लो इस तरह से किसी गड्ढे में से होके जाती है, इस सरफेस से होके जाती है, तो ऐसा लगता है तुम्हें गाड़ी दब गई तुम्हारी नीचे की तरफ दब गई। ठीक है, क्योंकि गाड़ी से फोर्स ज्यादा लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आ रहा है तो सरफेस पे ज्यादा फोर्स लगा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा लग रहा है। इसी तरह से जब ऐसे ही वाली सरफेस पर किसी ब्रेकर या इस तरह की सरफेस पे जब गाड़ी जाती है तो क्या होता है, तुम्हें लगता है कि ऊपर की तरफ हल्की होगी गाड़ी, उछल रही ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब सरफेस पर फोर्स कम लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम है, तो हमें लगता है गाड़ी हल्की हो गई। इस वाली सरफेस पे जाती है और इस वाली सरफेस पे जाती है तो लगता है गाड़ी थोड़ी भारी हुई। ठीक है, इसको तुम चाहो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेट कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देखो कैसे रिलेट करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेट कर सकते हैं ऐसे, जब ये इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा तो शूडो फोर्स किधर लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स। तो गाड़ी के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगता है, तो ऊपर से शूडो फोर्स लगता है तो लगता है गाड़ी थोड़ी भारी हुई। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन फोर्स लग रहा है, हैवी होगी गाड़ी। और
इस वाले केस में एक्सेलरेशन को किधर आएगा, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ तो शूडो फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। तो गाड़ी पे ऊपर की तरफ शूडो फोर्स लगता है, तो ऐसा लगता है हमें गाड़ी क्या होगी, हल्की होगी थोड़ी, ठीक है, या हमारा वेट भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमारे ऊपर भी शूडो फोर्स लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होता है, तो उससे भी चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 इसमें क्या है, स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज कर्ल्ड अराउंड अ वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है, वापस वर्टिकल सर्कल आ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन experienced by the string wire is 2 kg, then the mass of the stone must be। तो वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है, तुम इसमें देख सकते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन कहाँ पर होती है, तो मैक्सिमम होती है लोवेस्ट पॉइंट पे और मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और दोनों का डिफरेंस हम लिख चुके हैं कितना, 6 mg। इसकी वैल्यू 2 kg मास के इक्वल दिया है, तो 2 into g 6 mg, g कैंसिल, m का वैल्यू 2/6 1/3 kg, मतलब ये मास घूम रहा है इसका वैल्यू है 1/3 kg। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें डायरेक्टली अगर इसका डिफरेंस पता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 49 अगर देखें हम, जो 50 हो गया 49 अगर देखते हैं, 49 में क्या है, particle is moving in a vertical circle, the tension in the string when passing through the two position at angle 30 degree and 60 degree from vertical from lowest position, the lowest position ये होती है, तो एक जगह 30 डिग्री एंगल बना रहा है और एक जगह 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर जाते तो टेंशन T1 है, यहाँ पर जाते तो टेंशन T2 है, तो T1 ज्यादा होगा T2 ज्यादा होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होती है, जैसे जैसे ऊपर जाता है टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन होती है, तो ये इससे ज्यादा है, ये ज्यादा हाइट पर है, कम हाइट पर है, तो नीचे नीचे है तो इसमें टेंशन ज्यादा होगी और यहाँ टेंशन कम होगी, तो हम सीधा डायरेक्टली बता सकते हैं कि T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है टेंशन डिक्रीज होती जाती है, उसको तो थीटा से रिलेट करके देख सकते हो, फॉर्मूला लिखा था हमने T इक्वल्स टू थीटा एंगल पर mv स्क्वायर अपॉन l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, ठीक। तो इसे तो फाइंड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, बाकी के तुम खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है सारे इसके अंदर। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते तुमसे एक्सरसाइज 1 के अंदर, तो तुम उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में, वहीं जहाँ क्वेरीज वगैरह पूछते हो अपलोड करते हो, तो वहां से तुम क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ द रॉड कांस्टेंट, मतलब जो बैंकिंग एंगल है रॉड का उसको कांस्टेंट रखना है, थीटा को कांस्टेंट रखना है, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ पासिंग व्हीकल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, तो मैक्सिमम स्पीड को हमें इंक्रीज करना है 10% से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना चेंज करना पड़ेगा, अभी 20 मीटर तो 20 मीटर से कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, तो उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ पर फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म दी हुई थी, ये ऐसे कार जा रही है हमारी, ठीक है, कर्वेचर रोड है, तो V इक्वल्स होता है RG tan थीटा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो थीटा कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो V रेडियस पर डिपेंड करेगा। इस तरह से वेलोसिटी को 10% से इंक्रीज करना है, तो 10% से इंक्रीज करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो पहले V ले लेते हैं, अब V का 10% कितना होता है,
tan v by 100 दैट मींस 0.1 v। तो इतनी वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, तो v पहले से है, इंक्रीज कर दो इतना तो कितना हो जाएगा 1.1 v। तो v1 अगर v है तो v2 क्या हो जाएगा 1.1 v। r1 है हमारा 20, r2 में फाइंड करना है कितना हुआ, रेडियस 20 से कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो v कैंसिल, ये 1.1 स्क्वायर कर देंगे r2 by 20, तो r2 की वैल्यू आ जाएगी 1.1 का स्क्वायर 1.21 into 20 मल्टीप्लाई करना था 2.42 24.2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24.2 ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन सेकंड वाला देख लेते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक, तो स्टार है न्यूट्रॉन स्टार, मतलब हम स्टार भी स्फेरिकल शेप में होते हैं हमारे। ठीक, तो स्फीयर बना लेते हैं, रेडियस दी हुई है इसकी और इसकी रोटेशन दी हुई है ओमेगा की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटेशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी होता है आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 2 पाई एफ होता है हमारा, तो 2 पाई तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर रेडियन पर सेकंड में जाएगा। ओमेगा है, रेडियस भी है हमारे पास 20 किलोमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें बताना है इसमें एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड एट इक्वेटर ऑफ द स्टार। वैसे स्टार घूम रहा है, इसकी इक्वेटर, ठीक है, तो इक्वेटर पर जो पार्टिकल होगा तो वो इसकी आर रेडियस में रिवॉल्व करेगा ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा से रिवॉल्व करेगा। तो ओमेगा से जब रिवॉल्व करेगा तो इसका एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और इसकी रेडियस आर। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर और आर, ठीक है, पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 के इक्वल लिख सकते हैं अप्रॉक्स 40 हो जाएगा। 10 10⁵, 4 into 2 8 into 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारा एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उससे करना सिंपल, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा जाएगा, रेडियस है, मास है, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, टेंशन जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, उसको कर सकते हो इजीली। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, है ना, सीलिंग फैन है स्विच्ड ऑफ, सीलिंग फैन है, आवाज भी आ रही है तुम्हें इसकी थोड़ी थोड़ी। इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 50% व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशन। ठीक है, तो एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है 2 पाई, एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है 2 पाई, तो 36 रोटेशन में कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 72 पाई, तो ये है, तो इतना थीटा का वैल्यू है। और ओमेगा जो है वो रिड्यूस हो जाता है कितना 36% से रिड्यूस हो जाता है, सॉरी 50% से रिड्यूस हो जाता है। 50% से रिड्यूस होना मतलब हाफ हो जाता है। तो पहले ओमेगा 1 अगर ओमेगा के इक्वल है तो 50% से कम हो गया मतलब हाफ हो गया, कितने में 72, रेडियस कितने में। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका एंगुलर रिटार्डेशन कितना है। थर्ड इक्वेशन ये होती है हमारी, इसकी वैल्यू ओमेगा बाई 2 उसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा थीटा की वैल्यू 72 पाई, इसको इधर लाएंगे 3/4 ओमेगा स्क्वायर और इसे डिवाइड कर देंगे इधर, कितना 72 into 2 144 पाई,
अल्फा की वैल्यू माइनस में 3 है देखिए। फिर हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर रोटेशन, और कितने रोटेशन मूव करेगा ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले। तो अभी ओमेगा बाई 2 हो गया, हाफ हाफ हो चुका है, अब हाफ से 0 करने में और कितने रोटेशन करेगा, ठीक है, रिटार्डेशन वही रहेगा फिक्स, ये रहा। तब ओमेगा 2 की वैल्यू 0, ओमेगा 1 हाफ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस 2 अल्फा की वैल्यू ये रही 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 144 पाई थीटा। तो यहाँ से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर, माइनस लगा के प्लस हो जाएगा 4 इंटू 144 पाई थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 4 कैंसिल, तो थीटा आ गया हमारा 144 ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल 144 पाई बाय 6, ठीक। अब 2 पाई रोटेशन, 2 पाई रेडियन में, ये तो रेडियन है, 2 पाई रेडियन में एक रोटेशन होता है, तो 144 पाई बाय 6 में कितना हो जाएगा रोटेशन नंबर ऑफ 1/2 पाई 144 पाई बाय 6, पाई और पाई कैंसिल, ये से 72 बाय 6 ये हो जाएगा 12, तो 12 रोटेशन और करेगा ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मैनेज पे, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पार्टिकल इज केप्ट एट द टॉप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 मीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है हमें, तो रेडियस अगर बोलना चाहे तो रेडियस रहेगी 21 मीटर। When disturbed slightly, it slides down at what height h from the bottom, the particle will leave the sphere. तो सबसे पहले स्फीयर बना लेते हैं, इसका बॉटम हो गया, ठीक है, रेडियस इसकी 21 मीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें 42, टॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, इधर मान लो, फिर फिसलने लग जाएगा, फिसलने लगेगा और एक जगह पर आकर क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है 0 हो जाएगा, मतलब ग्राउंड को फिर टच नहीं करेगा, यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी, और एक जगह आके ग्राउंड को छोड़ देगा, फिर पैराबोलिक पाथ में नीचे गिर जाएगा। नॉर्मली ऐसा है, तुम चाहो तो करके देख सकते हो, एक बड़े से स्फीयर के ऊपर ले लेना, स्लाइडिंग, उसके ऊपर बैठ देना और वहां से थोड़ा सा फिसलना, तो तुम एक हाइट पर आकर, एक जगह पर आकर उसको छोड़ दोगे और सीधा इधर गिर जाओगे, ऐसे नहीं होगे, सीधा ऐसे गिर जाओगे, ठीक, पैराबोलिक पाथ में आकर। तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर जाकर ये इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है, कुछ भी लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर लग रहा होगा mg के यहाँ पर 2 कंपोनेंट बना हुआ, ठीक, तुम यहाँ से चाहो तो देख सकते हो, देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा इधर, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा, तो सेंटर की तरफ जो लगेगा, सेंटर की तरफ वो mg sin थीटा होगा, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना mg sin थीटा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन 0 है, mg sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, mg sin थीटा प्रोवाइड करेगा हमें क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स mv² बाय r इसकी रेडियस है 21, ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पर वो निकालेंगे, क्योंकि हमें थीटा अननोन है यहाँ पर मैं v फाइंड कर सकता हूँ, देखो यहाँ से, यहाँ पर u का वैल्यू 0 है, यहाँ पर v बता सकते हैं हम, ठीक है।
इस डिस्टेंस को एस ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो u और v में रिलेशन बता सकते हैं, देखो क्या होगा, एस डिस्टेंस में कितनी स्पीड इंक्रीज होगी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, u का वैल्यू 0 तो v इक्वल्स टू रूट ओवर 2g, चलो v स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो मैं s को क्या लिख रहा हूँ, s को देखो क्या लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं हम, ये रेडियस है r, तो r का इधर कंपोनेंट आएगा कितना, ठीक है, इधर cos थीटा और इधर sin थीटा, तो ये r sin थीटा होगा, ये वाली वैल्यू, ये पूरी r है, ये r sin थीटा, तो s की जो वैल्यू होगी इस जगह पर, देखो पूरा रेडियस है, ये r sin थीटा है, तो s इक्वल्स हो जाएगा r माइनस r sin थीटा, s की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2gr 1 माइनस sin थीटा। अब ये वाला वैल्यू हाँ पुट कर दो, m से m तो कैंसिल हो ही रहा है, g sin थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर का वैल्यू 2gr 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय r, r कैंसिल, g कैंसिल, sin थीटा इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 sin थीटा, sin थीटा को इधर ले आओ, तो 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा की वैल्यू 2/3, तो sin थीटा मिल गया मुझे 2/3, ये वाला डिस्टेंस कितना है, r sin थीटा है, तो r sin थीटा कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 21 इंटू sin थीटा 2/3, तो ये सॉल्व करेंगे तो 14 मीटर आ जाएगा। सेंटर से कितनी हाइट है इसकी, 14 मीटर, मुझे ग्राउंड से बतानी है, तो 21 तो ये पहले से है और ये हो गया 14, तो 14 प्लस 21, 21 प्लस 14, ये 14 है, ये 21 है, ऐड करना आता है कितना 35 है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी जाएगी 35 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर एक 35 मीटर वाला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंदर कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर, तो एक डायग्राम बना हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल वाला, बाकी क्वेश्चंस तुम ट्राई करना बीच के, सारे दिन करूंगा नहीं यहाँ बोर्ड पर, तो तुम क्या करोगे फिर, तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन बाकी के तुम्हें ही करना है, मेनली क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर, जो हेमिस्फेरिकल बॉल जिसमें बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल, इसकी रेडियस है 0.5 मीटर, ठीक है, यहाँ पर एक मास दिया हुआ है, ये 0.4 मीटर, 0.2 मीटर है। A small mass of 10 ग्राम मास है इसका, m का वैल्यू, lies in hemispherical ball of radius 0.5 meter at a height of 0.2 meter from the bottom of the ball. The mass will be in equilibrium of the ball rotates and angular speed, मतलब ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, और ये कितना स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा बताना है। तो ये घूमेगा तो मास इस पर रुका हुआ है, तो मास भी घूमेगा कितनी रेडियस में, 0.4 मीटर रेडियस में, भी ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, पर 0.4 मीटर रेडियस में घूमेगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक mg लग रहा होगा इधर, ठीक है, और एक इस तरफ परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो सरफेस की परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से जाके मिलता है स्फीयर में, इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो n के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ऊपर बनेगा और एक इधर, ऊपर वाला तो जाएगा n sin थीटा और इधर वाला जाएगा n cos थीटा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दो मेन चीज मैंने बताई थी, सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगता है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये मास है इस सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर ये होगा, नेट फोर्स n cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r है, ये वाला r है, स्मॉल r ले लेता हूँ उसको ना 0.4 मीटर, और n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, n sin थीटा इक्वल्स टू mg डिवाइड कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर r, mm कैंसिल, हमें ओमेगा बताना है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा g अपॉन r tan थीटा tan थीटा sin tan थीटा। एंगुलर स्पीड बतानी है तो आ जाएगा वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू 10, r 0.4 मीटर में घूम रहा है और tan थीटा, देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल ले लिया है, तो ये रेडियस है इसकी वो 0.5 दी हुई है, ये थीटा, ये 0.4, ये 0.5, 0.4 तो 0.3 होगा, 3 4 5, tan थीटा 3/4, ये इससे कैंसिल, तो ये ओमेगा आ जाएगा मेरे पास कितना 0.3, 10/0.3 या 100/3, 10/√3, तो 10/√3 वाला ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं डायग्राम वाला, जैसे एक है क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखते हैं, 22 वाला। इसमें दिया हुआ है अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज रिजॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, रिजॉल्व नहीं रिवॉल्व, तो वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है इनको, L लेंथ है स्ट्रिंग की विद मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे रूट ओवर 5 mgl होगा, 5gl सॉरी, और हाईएस्ट पॉइंट पे होता है रूट ओवर gl, तो ये हमें ध्यान रखना है स्ट्रिंग के केस में। When the body reaches the uppermost point, string breaks, string टूट जाती है, the body moves under the influence of gravity, gravitation field along parabolic path, the horizontal range बतानी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे, मैं थोड़ा सा पैराबोला में ध्यान होगा, हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल, तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब यहाँ पे मिनिमम होगा कंप्लीट करने के लिए, तो v मिनिमम होता है हमारा रूट ओवर gl, एल इसके लगता है रूट ओवर gl, ठीक है, ये भी एल, तो टोटल जो होगा वो हाइट, कितनी हाइट से ये टूट रहा है, 12 हाइट से टूट रहा है, 2D स्ट्रिंग, तो ये टेंजेंशियल पाथ में जाता है, ऐसा पैराबोलिक पाथ में जाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, हमें ये रेंज बतानी है r, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला हमें ध्यान है, ये वाली स्पीड जो यहाँ पर होगी अपॉन 2h/g, 2h/g टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, और ये स्पीड होती है तो रेंज आ जाती है, तो इसकी वैल्यू रूट ओवर gl है हमारी, और ये 2h का वैल्यू 12g, तो रूट जी कैंसिल, 2 और 2 2 रूट l, तो रेंज आ जाएगी हमारी 12 की, तो जितने एक्स कर रहा है उतनी रेंज जाएगी 12, तो 12 वाला ऑप्शन एक है हमारे पास रेंज का, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और डायग्राम वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 वाला देखते हैं, 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ 3 particles are joined together by a thread as shown in figure, तो एक डायग्राम बना हुआ है, एक थ्रेड है उससे 3 पार्टिकल जुड़े हुए हैं ऐसे, ये भी लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L है, ये A B C, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T3, O के रेस्पेक्ट में घूम रहा है,
इफ वेलोसिटी ऑफ आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v0, इसकी वेलोसिटी c वाले की v0 है, ठीक है। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ द टेंशन विद थ्री स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का रेशियो क्या होगा। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ तुम्हें, जैसे ये मान लो कोई भी डिस्क या फिर कुछ भी हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी हुई है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक। तो v लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। r होता है सेंटर से डिस्टेंस, वो v की वैल्यू होती है। अब अगर ये ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहा है तो यहाँ पर किसी किसी जगह पे पार्टिकल लेवल में यहाँ पर सबकी एंगुलर स्पीड सेम रहेगी। एंगुलर स्पीड पूरी डिस्क की सेम रहेगी, पर लीनियर स्पीड सेम नहीं रहेगी। लीनियर स्पीड सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है r पर। अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो इतनी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, कम रेडियस में रिवॉल्व करेगा तो v का वैल्यू कम होगा। यहाँ पर पार्टिकल है तो ज्यादा रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा तो v का वैल्यू ज्यादा होगा। और आउटर मोस्ट जगह पर यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अगर इसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है तो तुम्हारे सीलिंग फैन को तुम ऑब्जर्व करके देख सकते हो घर पर। फैन को एकदम सेंटर पे देखोगे तुम, सेंटर के पास में जो वोल्टेज जो होती है वहां पर अगर देखोगे तो वहां पर तुम्हें बहुत धीरे धीरे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहां पर लीनियर स्पीड कम ऑब्जर्व होगी। और वहां से जब तुम एजेस की तरफ जाओगे, उसकी फ्रिंजेस होती है उसके एज की तरफ जाओगे, लास्ट की तरफ एकदम, तो वहां पर तुम्हें स्पीड ज्यादा दिखती जाएगी। जैसे जैसे एकदम एज को देखोगे तो ऐसा लगेगा पंखा बहुत तेज घूम रहा है, और सेंटर की तरफ देखो तो पंखा तुम्हें धीरे धीरे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा तुम चाहो तो एक मेरी गो राउंड एक झूला होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में होता है, वो घूमता है ऐसे करके। जब तुम सेंटर के पास होगे तो तुम्हें लगेगा झूला जो है वो मेरी गो राउंड जो है वो धीरे धीरे घूम रहा है, और तुम जो एज की तरफ जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा फास्ट घूम रहा है, तेज घूम रहा है। यहाँ पर तुम्हारी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पर तुम्हारी लीनियर स्पीड कम होगी। इसी क्वेश्चन में हम यही चीज यूज में लेंगे। ओमेगा तीनों के लिए सेम रहेगा, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। तो सी के लिए ओमेगा मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे बी का वैल्यू पता है क्या है, बी नॉट, और यहाँ से एल 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 कितनी 3l। अब ये जो ओमेगा है सी के लिए भी उतना ही है, बी के लिए भी उतना ही है, और ए के लिए, तीनों के लिए सेम है ओमेगा। टेंशन बता सकते हैं तो देखो इस पे सिर्फ टी ही लग रहा है फोर्स, इस पे सिर्फ T1 ही लग रहा है। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इक्वल्स टू इसका मास m ले लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ये वाली रेडियस कितनी है 3l, ठीक। ओमेगा फिक्स है, ओमेगा को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। अब देखते हैं T2 कैसे निकालते हैं। तो इस पार्टिकल को देखते हैं, इस पार्टिकल कौन कौन से फोर्स लग रहा है। तो T2 इधर लग रहा है, और इधर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है T1, मतलब T1 भी लग रहा है। तो T2 इधर, T1 इधर, तो B पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो सेंटर की तरफ लगेगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसको नेगेटिव। तो T2 माइनस T1 वो किसके इक्वल होगा, m ओमेगा स्क्वायर, और कितनी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, 2l, ये 2l रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, तो ये 2l। T1 को उधर ले जाओ तो T2 मिल जाएगा, T1 की वैल्यू उधर जाएगी। तो T1 कितना है, m ओमेगा स्क्वायर 3l, और ये m ओमेगा स्क्वायर 2l। तो T2 इसको इधर ले जाएंगे, 2l में 3l ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5l। तो एक ये एक ये। अब हमें T3 और निकालना है, तो A पर नेट फोर्स देखेंगे तो इधर T3 इधर T2, तो T3 माइनस T2 m ओमेगा स्क्वायर, कितनी रेडियस l में रिवॉल्व कर रहा है, T2 को उधर ले जाओ m ओमेगा स्क्वायर, T2 का वैल्यू है 5l और ये l, तो 5 और l 6l हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे T3, तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया, तीनों मिल गए। हमें क्या बताया, क्या रेशियो बताना है T1 T2 T3 के। तो रेशियो यहाँ से दिख रहे हैं हमें साफ साफ, क्या T1 में 3l आ रहा है, इसमें 5l आ रहा है, इसमें 6l, 3:5:6। ये सिंपल हो गया, ठीक है। अगर v लिखे करते हैं तो इसका v दिया हुआ है तो इसका v निकालना पड़ता है, इसका v अलग होता है, इसका v अलग होता है, फिर उसको करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, ओमेगा ले लिया, ओमेगा तीनों के लिए सेम होगा, इसके लिए
सिर्फ रेडियस में डिफरेंस आएगा तो रेडियस वाला चक्कर है तो उसको जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा मतलब। ठीक, तो ऐसे और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 4 जितनी भी एक्सरसाइज दी गई उन सबके क्वेश्चंस करना है तुम्हें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको करना है, और उससे पहले तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना। एनसीईआरटी के एग्जाम करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया तुम्हें मिलेगा चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, वहां पर मिलेंगे एक क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें ये न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे इसके सर्कुलर मोशन के। तो इन दोनों में तुम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस ढूंढ के कर सकते हो। ठीक है, और जो तुम्हारे डाउट्स उनको पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह होंगे बस वही बचे, तो वो तुम पूछ सकते हो वहीं पर, और एकेडमी साइट पर लॉगिन करके वहां पर क्वेरी जो भी उनको अपलोड कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो, सारी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करना है। अगर वीडियो से रिलेटेड है तो वीडियो में टाइमलाइन तुम्हें बतानी है, और अगर कहीं बुक से या फिर किसी शीट से कहीं से भी तो उसकी फोटो लेनी है और वो फिर अपलोड करनी है। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन स्पेसिफाई करने का तुम पूछोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फिर मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो क्वेश्चन जरूर स्पेसिफाई करना, तो इमेज से या टाइमलाइन से या जैसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।